बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 अक्टूबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, और स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अक्सर अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करता हूँ कि आप लोगों के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपकी कहानियाँ होती हैं, वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको, अगर आप इजाज़त देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है, जो मसाइल आपको फेस करने पड़े हैं, वो किसी और को ना करना पड़े, तो मेरे साथ आप वो ज़रूर शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है नाम वगैरह कुछ तब्दील करके वो मैं अपने व्यूवर्स तक और जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उन तक ज़रूर पहुंचाता हूं, ताकि एक तो लोगों को आइडिया हो कि क्या कुछ हो रहा है, और दूसरा ये है कि उसको सुनकर ज़रूरी नहीं होता आपने हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करनी होती है। बाज़ दफ़ा आप दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको सुनकर अगर किसी का भला हो जाए, अगर कोई एहतियात करने लग जाए, अगर किसी की बचत हो जाए, तो मेरा ख़्याल से वो सबसे बेहतर काम होता है। इस वजह से मैं आपको कल की वीडियो में भी बताया था, मेरे पास कुछ चीज़ें आई हुई थी, कुछ स्टोरीज़ दोस्तों ने भेजी हुई थी, और कल वीडियो के नीचे भी कुछ लोग लिख रहे थे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ कमेंट में, अगर आप पूछते हैं तो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आज की ये जो स्टोरी है, ये है सियालकोट से नासिर भाई की, और जो है अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने कैसे डिसाइड किया, कैसे वो बरतानिया गए, और वहाँ पे जो यहाँ से एक उन्होंने गलती की थी, उसकी वजह से वहाँ पे उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद ना सिर्फ वो ख़ुद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, और उनको और उनकी फैमिली को वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये सारा मामला उनके साथ कैसे पेश आया, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और जो है उम्मीद है इंशाअल्लाह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इन चीज़ों से भी जो है सबक लेंगे, और मेरे साथ मज़ीद भी अगर इस तरह की कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करिएगा। बहरहाल जी, नासिर साहब का ताल्लुक़ सियालकोट से, और सियालकोट में बहुत बेहतर फैमिली से, कोई इतने मामलात नहीं थे जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। जॉब्स, घर भी अपना, और कुछ छोटा मोटा जो है वो सिलसिला, और बाकी जो है वाइफ, बच्चे वगैरह, ये सब साथ। तो नासिर भाई जो है उनको भी यही हुआ जैसे होता है अमूमन जो ओवरसीज़ लोग जाते हैं, वो उनकी यहाँ लाइफ सेट होती है, इतना मसाइल नहीं होते, लेकिन वो अच्छे की तलाश में जा रहे होते हैं, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। नासिर भाई के 5 बच्चे थे और इनकी वाइफ थी। बहरहाल जी, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वर्क परमिट हासिल कर लें अपने लिए, और फिर उसके बाद जो है वो ख़ुद फैमिली समेत सेटल हो जाएं बाहर। इनको एक एजेंट से, इनका जो है ज़ाहिर बात है ये सब काम एजेंट्स के थ्रू होते हैं, और एजेंट्स आपको शॉर्टकट्स और बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें बताते हैं। किसी रेफरेंस से ये एक एजेंट के पास चले गए। एजेंट ने इनकी हामी भर ली और इन्हें कहा कि जी आप पैसों का बंदोबस्त करें, आपका काम ज़रूर हो जाएगा और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और वो कंपनी का वर्क परमिट होगा, वहाँ जाके आप जॉब करेंगे, फैमिली भी आप साथ ले जाएं और वहाँ जाके सेटल होंगे। ज़ाहिर बात है उस वक्त का जो ख़र्चा था, काफ़ी ख़र्चा था, और ये कोई लाखों में नहीं था, ये करोड़ों में था। ज़ाहिर है ख़ुद नासिर भाई ख़ुद उनका वर्क परमिट, और साथ में आपको पता है जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनका भी वीज़ाज़ वग़ैरह और जितने भी टिकट्स विकेट्स थे, कोई मिल मिला के तकरीबन जो है वो करोड़ों में हो रहा था। 2 करोड़, डेढ़ पौने 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़, जितना भी था। तो अच्छी खासी अमाउंट थी जो कि किसी के पास भी होना पॉसिबल नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के पास। उसके लिए फिर क्या करना होता है? उसके लिए ये करना होता है, एक आपने आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो आपने सेल करनी होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई ज़री ज़मीन हो, चाहे वो कोई तिजारती कोई दुकान वगैरह हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो। एक ये आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई अगर आपने पसंदाज किया हुआ है, कुछ अपने पास रखा हुआ है, वो सेल करना होता है। गाड़ी है अगर आपके पास, वो सेल करनी होती है। किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, या अपने रिश्तेदारों में से कुछ लोगों के पास से आप ले लेते हैं, ताकि आप इंशाअल्लाह जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप फिर वो वापस कर देंगे। नासिर भाई के भी बहुत बेहतरीन सुहाने ख्वाब दिखाए एजेंट ने, और उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, आप जितना भी कर सकते हैं करें, और जो है इंशाअल्लाह आप पैसों का अरेंजमेंट करें तो आपका ये सारा काम हो जाएगा। नासिर भाई ने गाड़ी बेची, घर बेचा, जो कुछ इधर उधर कर करा के जो अमाउंट बनती थी वो अमाउंट उन्होंने बराबर कर ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मेरा प्रोसेस करें। और फिर वही हुआ कि नासिर भाई को जो है वो एजेंट ने वर्क परमिट भी मंगवा दिया, और फिर उसके बाद जो वीज़ाज़ और वो जितना भी प्रोसेस है वो सारा हो गया, और उसके बाद जी इन लोगों की बिल आखिर जो है
वो दिन आ गया जिस दिन इनकी फ़्लाइट थी। सबके साथ मिलकर फैमिली वालों को मिलकर ये लोग चले गए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की ख्वाहिश और उम्मीद लेके, और इन्होंने जो है नासिर भाई जो है वो अपनी फैमिली समेत यूके शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पे पहुँच गए, वर्क परमिट इनके पास मौजूद था। आपको पता है वहाँ पहुँचते ही ये तो नहीं होता कि आप जहाँ पे पहुँच जाते हैं उस कंपनी के पास पहुँच जाते हैं, कुछ आप अपने साथ पैसे ले जाते हैं, कुछ चीज़ें ले जाते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे सेटल होने के लिए जो वहाँ पे बेहतर इनको जो जगह लगी, जहाँ पे इनको लगा कि जी वर्क परमिट मेरी जो कंपनी बताई गई है उसके आसपास जहाँ भी है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जी उसके आसपास इन्होंने कोशिश कर करा के जो है वो अपने रिहाइश का, फैमिली का और सारा सेटलमेंट की और वहाँ पे बंदोबस्त अपना किया। और उसके बाद जो अगला काम था ज़ाहिर है वो था जनाब अपने वर्क परमिट वाली जगह पर जाके जॉब करना। अब क्योंकि इनके पास वर्क परमिट था, इनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट थी और वो इनके साथ गए हुए थे, तो ये लोग जो है जिस दिन इन्होंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, ये वर्क परमिट लेकर उस कंपनी के ऑफिस चले गए। बताया ये गया है कि जी जब ये लोग ऑफिस गए वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपनी मौजूद थी, सब कुछ था, और इन्होंने कहा कि जी मेरे पास आपका वर्क परमिट है, मैं एजेंट के थ्रू आया हूँ और मुझे जो है आप जो है ये वर्क परमिट देखें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें और मैं जॉब यहाँ शुरू करना चाहता हूँ, काम शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब इनको ये बताया गया कि सब कुछ ठीक है, आप भी आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो वर्क परमिट इशू हुआ है, ये वर्क परमिट ओरिजिनल नहीं है बल्कि बोगस है। कंपनी हमारी का नाम इस्तेमाल किया गया है लेकिन वर्क परमिट जो है वो ठीक नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने काफ़ी वहाँ पे मिन्नत तरला किया, मिन्नत समाजत की कि जी मैं तो सब कुछ बेच के आया हूँ, एजेंट ने मुझे कहा था कि जी ये सब कुछ है, वर्क परमिट भी आप लोगों के सामने उन्होंने कहा जी आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, हमारा कोई ना हमारी तरफ से इशू हुआ है और ना हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके पास मौजूद है। बहरहाल ये कहते हैं कि जी कोशिश की इन्होंने कि जी उनकी बात करवा दें एजेंट के साथ, लेकिन एजेंट ने कहाँ बात करनी थी और कहाँ इनको मिलना था। कॉल्स वगैरह करते रहे, पहले तो उसने कॉल नहीं उठाई और फिर उसके बाद उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया, क्योंकि वो अच्छी खासी जो है वो पैसे इनसे ले चुका था एजेंट, अच्छे खासे पैसे वो बना चुका था और पता नहीं इन जैसे कितने लोगों के साथ वो ये सब कुछ कर चुका था, तो उसने अपना नंबर जो है बंद कर दिया। बहुत अजीब व गरीब मुश्किल में फंस गए ये वहाँ पे और परेशानी का शिकार हो गए। ज़ाहिर बात है सब कुछ दिन तो ये चला सकते थे, लेकिन कितने अरसे तक, आपको पता है जब वहाँ बंदा सेटल होता है, जब वहाँ जाता है तो जॉब्स मिलना आसान नहीं होता। जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं अगर उनके पास कोई वर्क परमिट या इस तरह की कोई चीज़ ना हो तो उनका वहाँ पे उनको वेज उस तरह से नहीं मिलता जो हुकूमत की तरफ से होता है। फिर कैश इन हैंड वाला मामला होता है, ज़ाहिर बात है वो अगले बंदे की मर्ज़ी होती है वो जितने पैसे दे, और वो फिर इतने काफ़ी पैसे नहीं होते कि आप एक फैमिली अफोर्ड कर सकें वहाँ पे। तो इनके साथ भी यही हुआ। कुछ दिन कोशिश की इन्होंने कि जी वहीं पे ही कोई सेटलमेंट, एजेंट से रब्ता हो जाए, कुछ हो जाए। घर वालों से रब्ता किया कि जी आप एजेंट का चेक करें, उन्होंने कहा जी एजेंट तो गायब है, उसकी तो कोई पता नहीं है कहाँ चला गया। महाराज जी उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने वहाँ पर कुछ अर्सा कोई छोटी मोटी जॉब करने की कोशिश की, और ज़ाहिर है जब इनके पास वर्क परमिट ही ठीक नहीं था तो इनका पकड़ा जाना और फिर स्टे वहाँ से रिपोर्ट होना, वो सारी चीज़ें भी जहन में थी। लेकिन बहरहाल कुछ अर्सा इनका ये मामला चला, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में, बहुत ज़्यादा मुसीबत के आलम में, बहुत ज़्यादा कसम पुरसी की हालत में जो कुछ साथ ले गए थे वो भी सब, और फिर वापस आने का भी एक प्रॉब्लम था कि जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं जनाब। फिर वही हुआ कि एक दिन जो परेशानी है उसकी वजह से फैमिली वाले ये बताते हैं कि इनको वहाँ पे जो है वो कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई घर के अंदर ही, जिसमें ये रिहाइश अख्तियार की हुई थी उन्होंने। अच्छा, इनकी जो वाइफ थी, क्योंकि उनको ज़्यादा कोई इतना आइडिया नहीं था, एक घरेलू खातून थी, बच्चे भी थे, तो उन्होंने यही सोचा कि जी इसका ज़्यादा क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कॉल कर ली एम्बुलेंस। और जब आपको पता है एम्बुलेंस कॉल की जाती है तो फिर पुलिस भी साथ आती है। जो फर्स्ट रिस्पांस होता है वो लोग आए, पहले तो एम्बुलेंस वाले आए और फिर उन्होंने पुलिस भी कॉल कर ली और बुला लिया कि जी यहाँ पे इस तरह जो है एक वफ़ात हो गई है, फौतगी हो गई है, तो आप लोग। बहरहाल पुलिस वहाँ पे आई तो उन्होंने इनसे पूछा कि जी क्या मामला है। तो जो इनकी वाइफ थी उन्होंने बताया कि जी हम लोग इस तरह आए थे और हमारे पास वर्क परमिट था, लेकिन जो है
सारे मामलात उन्होंने पुलिस को बताए कि शायद कुछ हेल्प हो सके या पुलिस हमारी कोई हेल्प कर सके। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ के अपने कवानीन हैं, वहाँ के अपने मामलात हैं। पुलिस ने कहा कि जी अगर आपके पास वर्क परमिट था भी सही तो नो, जिस बंदे का था वो तो अब रहा नहीं, तो ये तो मुश्किलात होंगी। बहरहाल जो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई थी, पोस्टमार्टम वगैरह वहाँ हर हाल में होता है, और क्योंकि जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो मालूम करना होता है। बॉडी ले गए, हॉस्पिटल ले गए, जो प्रोसेस थे, जो कार्रवाई थी, जो मामलात थे वो उन्होंने किए, और उसके बाद उन्होंने इनकी वाइफ को और बच्चों को जो है पुलिस ने पूछना शुरू कर दिया कि जी अब आप लोग क्या करेंगे और क्या सूरत हाल होगी। और बिल आखिर उन्होंने ये कहा कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस शख्स का एक तो वो वर्क परमिट जो है वो ठीक नहीं था, वैलिड नहीं था, और दूसरा ये है कि आप लोग भी डिपेंडेंट्स थे और उनके उसके ऊपर आए थे, तो ज़ाहिर बात है अब आप लोगों का यहाँ यूके में स्टे जो है वो पॉसिबल नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इन लोगों को बिल आखिर करते कराते कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने डिपोर्ट होना है और आप लोगों ने भी पाकिस्तान ही जाना है। इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, इनकी फैमिली को, उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो पाकिस्तान भेज दिया गया और ये लोग वापस पाकिस्तान आ गए। अब ये पाकिस्तान आए, यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ रिश्तेदार थे, भाई थे, कज़न्स थे, जो भी लोग थे। आपको पता है कुछ ऐसे भी थे जिनसे इन लोगों ने पैसे पकड़े हुए थे कि जी हम वहाँ जाएंगे तो आपको वापस कर देंगे। बताया जा रहा है कि जब ये लोग बेचारे वापस पाकिस्तान आए तो जो अपने थे, जो इनके अपने रिश्तेदार थे, जिनसे ये बड़े अच्छे तरीके से मिलते होते थे, जिनके साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था जब ये पाकिस्तान में थे, और जाने तक और वहाँ रहने तक जिनके साथ अच्छा ताल्लुक़ था, जब ये लोग वापस आए तो वो लोग भी इनसे मुंह मोड़ने लगे। और जो नासिर साहब थे उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो है बाकी तो पीछे उनके बच्चे और वाइफ थे, और उन बेचारों के पास कोई आसरा और कोई मामला था नहीं। और जो अपने थे उन्होंने भी कुछ अरसा उनको संभाला, डील किया, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि जी आप अपने बच्चों का कोई ख़ुद वो कर लें, ज़ाहिर है। और जो इनकी वाइफ थी उनके लिए बड़ा मुश्किल एक सूरत हाल शुरुआत हो गई। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता अभी वो पाकिस्तान में ही हैं, सियालकोट में ही हैं, और उनका ये कहना है कि मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने बच्चों को संभाल भी रही हूँ, इनको पढ़ा भी रही हूँ, और मैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मैं किस तरीके से इन सारे मामलात को डील कर रही हूँ जो कि हमारे साथ गुज़र रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि जी आप लोग जब भी बाहर जाने का सोचें, जब भी कोई ऐसा प्लान करें, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। एक तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ा धोखा है हमारे मुल्क में, आपकी फ़ैमिली में, हमारी फ़ैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ममालिक में अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत है, लोग बाहर जाने का सोचते हैं। उनको जब किसी भी कंपनी का भी वीज़ा दिया जाता है, ये तो चलो एक फ़्रॉड वाला सिलसिला था या एजेंट ने जो कुछ किया, वो कहते हैं कि उनको जब भी किसी कंपनी का वीज़ा दिया जाता है तो उनके साथ जो वादे किए जाते हैं, या उनको जो बताया जाता है कि जी वहाँ पे आपकी इतनी तनख्वाह होगी, वहाँ पे आपकी इतने मेडिकल होगा, रिहाइश होगी, खाना पीना होगा, ट्रांसपोर्ट होगी, कंपनी की बहुत सारी ऐसे जो है वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। लेकिन जब बंदा वहाँ पे पहुँचता है, अगर 1200 फ़र्ज़ करें दिरहम तनख्वाह है यहाँ पे अगर बताई गई है, तो जब वहाँ पहुँचता है तो जो एजेंट्स होते हैं, जो लोग ले के गए होते हैं, वहाँ जाके वो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ से बंदा पैसे भर के गया होता है, 1 साल का फ़र्ज़ करें उसने इकामा ले लिया या कुछ भी ले लिया, जब वो वहाँ पहुँचता है तो पैसे खर्च करके जा चुका होता है, उसको कहा जाता है कि यार जो जॉब आपको हम कह थे वो तो अब अवेलेबल नहीं है, अब ऐसे करो कि ये 800 दिरहम वाली है, लेकिन इसमें करना ये है कि रिहाइश भी तुम्हारी अपनी होगी, खाना पीना भी तुम्हें खुद करना होगा। बंदा सोचता है कि यार अब आ गया हूँ, इस मुँह से अगर मैं वापस जाऊँगा अपने मुल्क तो पैसे ज़ाय करने वाली बात है, तो उससे बेहतर है कि अभी जो मिल रही है वो मैं शुरू कर दूं, और फिर उसके बाद कोई बेहतर मिली तो मैं स्विच कर जाऊंगा, जो कि बाद में फिर स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे कंपनीज़ के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और वो कहते हैं कि जी आप कम से कम साल हमारे साथ होंगे तो ठीक है, वरना वो ऐसे जॉब पे रखते ही नहीं हैं। तो मजबूरन कम वेज पे, मजबूरन आपको मसाइल का सामना करके, मजबूरन गंदी जगहों पर बहुत सारे लोगों के साथ रह के ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी ही सूरत हाल आपको पेश आ सकती है। आप जब भी जाएँ किसी वैलिड वीज़ा पे जाएँ, वैलिड वर्क वीज़ा पे जाएँ, जो कंपनीज़ बेहतर हैं, बहुत सारी बेहतर भी यहाँ पे जो भेजने वाले लोग हैं बहुत
जाने पहचाने नाम भी होते हैं, उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह करके जाएं, वरना वहाँ जाके आपको या फिर उनकी कोई ज़िम्मेदारी या ऐसी कोई चीज़ गारंटी लेके जाएं, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मौजूद जो आपके पाकिस्तान में भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, जो भी, आप उनसे रब्ता करें और उनसे जो है इन चीज़ों को यकीनी बनवाएं जो आपके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था। तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। एक शख्स जो कि एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था और ज़्यादा पाने के लिए, या ज़ाहिर बात है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और कोई बुरी बात नहीं, अगेन मैं कहूँगा, उन्होंने एक डिसीजन किया लेकिन एक गलती कर दी और उसकी वजह से ये हुआ कि जो यहाँ पे भी मौजूद था वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ गए तो उनके साथ प्रॉब्लम्स, और फिर जब उनके बच्चे पाकिस्तान वापस आए तो जिस एक फैमिली लाइफ वो गुजार रहे थे जिस स्टैंडर्ड की, उससे भी उनको नीचे, बल्कि बहुत ही नीचे उनकी जो वाइफ है उनके मुताबिक कि जी मतलब गुज़र बसर है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मामलात इतने ख़राब हैं कि किसी को बताने के काबिल भी नहीं हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक जो है एक स्टोरी थी, एक कहानी थी हमारे एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ जाके रहने की ख्वाहिश रखने वाले भाई की, मेरे साथ शेयर की। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आपसे भी दरख्वास्त है, आपसे भी गुजारिश है कि अगर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, अपना ख्याल रखा करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें, और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी मुश्किल में है और आपको कहीं नज़र आ जाता है तो ज़रूर उसकी हेल्प किया करें। अक्सर व बेशतर हमें स्टोरीज़ ऐसी सुनने को मिलती हैं कि वहाँ कम्युनिटी के लोग बड़ा सपोर्ट कर देते हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ होते हैं, बेरोज़गार होते हैं या कुछ ऐसा सीन होता है, तो हमेशा पाकिस्तानी अपने बहन भाई जो है वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। आपने उनको कैसे रीच आउट करना है, कैसे उनसे मिलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह हम सब का हमें नासिर, और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अल्लाह उनको अपनी ज़ुबान में रखे। अगेन कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई चीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह मैं अपने प्लेटफॉर्म से इस पे बात भी ज़रूर करूँगा और लोगों तक भी पहुँचाऊँगा, ताकि लोग जो है वो इन चीज़ों से बच सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।